हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, अभी तक हम लोग ने वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हुआ था, है ना। उसका मैग्नीट्यूड निकाला था और उसकी डायरेक्शन निकाली थी और उसके केसेस बताए थे। याद आ रहा? अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग कुछ उसके बेस पे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, देखो, पहली बात, रिजल्टेंट जो था क्या निकल रहा था, दो डंडे बैठा रहे थे, उसके आगे करो पी और क्यू का, है ना। पी और क्यू माने थे ना हम लोगों ने। तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या निकला था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये निकाला था बेटा पहला वाला पॉइंट। दूसरा निकाला था हम लोगों ने टेन अल्फा, डायरेक्शन क्या निकाला था, q साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू cos थीटा, ये निकाला था। हमको वैल्यूज भी मालूम थी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45, सबकी वैल्यू हम लोग को मालूम। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने बनाया था और इसके बेस पे केसेस बताए थे। आज हम लोग इस बेस पे प्रॉब्लम्स ले ले रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम्स ले ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, इसमें ग्राफिकल का कोई मतलब नहीं, मैथमेटिकल हम लोग कॉन्बिनेशन करके दोनों चीज़ें निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए, इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, अब आगे प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे। देखिए, पहले प्रॉब्लम में चलते हैं हम लोग। इसमें दिया है देयर आर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, देयर आर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, दो डिस्प्लेसमेंट दी हुई हैं। ठीक है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 4 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है ना, क्लियर बेटा। यानी पी और क्यू का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हाउ वुड द टू vectors be added so that their magnitude, their resultant magnitude of resultant vector is, इसमें तीन पार्ट दिए हैं। पहला रिजल्टेंट दिया है 7 मीटर, ठीक है। दूसरा दिया है 1 मीटर और तीसरा दिया हुआ है 5 मीटर। मतलब ये कहने का है इस क्वेश्चंस में, ध्यान से समझेंगे बेटा हम लोग, कि दो अपने पास वेक्टर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फोर्स भी दे सकता है, कुछ भी क्वांटिटी दे सकता है। एक दिया है 4 मीटर, एक दिया है 3 मीटर। ठीक है, उन दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए कि उनका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो होगा, पहले पार्ट में 7 मीटर आ रहा हो, दूसरे पार्ट में 1 मीटर आ रहा हो, तीसरे पार्ट में 5 मीटर। मतलब इसमें तीन पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग देखो जानते क्या है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पर अगर P वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मानेंगे तो कितना दिया है 4 मीटर, और Q वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मीटर, ये दिया है। बेसिकली उनको जोड़ने का मतलब हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, कितने उनके बीच का एंगल हो रहा है। जबकि रिजल्टेंट क्या आ रहा है, पहले पार्ट में 7 मीटर, दूसरे पार्ट में 1 मीटर, तीसरे पार्ट में 5 मीटर। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट हम लोग चलते हैं। पहले पार्ट में, ठीक है, पहले पार्ट के लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 7 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से समझना,
कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए कि रिजल्टेंट कितना है 7 मीटर आ जाए। तो कैसे जोड़ने का मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो कि कितना आ जाए 7 मीटर आ जाए। ठीक है। अब इसमें अगर एक चीज देखा जाए तो अपना फार्मूला क्या था, R इक्वल टू अंडर रूट क्या था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, यही था फार्मूला। अच्छा, एक काम करें, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट यहाँ पे हटा दें तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सब जगह सबकी वैल्यू रख दी जाए। देखो R की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर, P की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, Q की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। आधी बात समझ में? हमको थीटा निकालना है, दोनों के बीच करेंगे, कॉस थीटा नहीं निकालना, हमको थीटा निकालना है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, इसका करेंगे कितना आएगा 16, इसका करेंगे 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर बेटा? इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 25 प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 40। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपने पास समझ में आ रही है। अब इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पे हमको निकालना क्या है कॉस थीटा होगा, तो देखो इसको हम लोग पूरे टर्म को उधर लेगा 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25 इक्वल टू 49। इसको इधर ले जाए तो कितना आ जाएगा 24 कॉस थीटा 49, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पे जाके क्या होगा माइनस का। 49 में 25 जाएंगे कितना बचेगा 24 बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आ रहा? अब यहाँ पे देखें 24 कॉस थीटा इक्वल टू 24, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। यहाँ पे देखो 24 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आएगा, कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है ना, ये इक्वेशन मान ले पहली है। अच्छा, कॉस में किसकी वैल्यू 1 होती है कॉस 0 डिग्री की, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, दोनों को बराबर कर दे, इसीलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में जोड़ा जाए तो इतना रिजल्टेंट कितना आएगा 7 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेशंस आपको करके दिखाई कैसे करना है, इसी तरीके से बाकी सबके लिए एक बार 1 मीटर का रखेंगे, एक बार 5 मीटर का रखेंगे। तो पहले पार्ट को नोट कर लेंगे, फिर दूसरे पार्ट में चलते हैं। अब हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है, रिजल्टेंट कितना आ रहा है 1 मीटर। ठीक है ना, इसको भी देखो कर सकते हैं आप लोग, वीडियो रोक के खुद ट्राई करो, फिर नहीं आए तो वीडियो देखिए। सेकेंड पार्ट में कितना दिया है 1 मीटर दिया है। अब उसी फार्मूले में रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है कि नहीं 1 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ तक तो बिल्कुल एज यूजुअल है, कोई अंतर नहीं है, बस रिजल्टेंट की वैल्यू को देखते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको उधर लेगा तो 1 आ गया। 1 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा बेटा माइनस का 24। 1 माइनस 25 माइनस वाला बड़ा कितना आ जाएगा माइनस 24, यानी यहाँ पे कितना हो गया माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस के डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, इतना कनेक्शन आएगा। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई -1। कॉस में किसकी वैल्यू -1 होती है, हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया हुआ है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी
180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा जाए तो अपने आप उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 मीटर आ जाएगा। अब देखो 4 मीटर आगे जाओ, 3 मीटर लौट के आओ, डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा कि नहीं होगा। ऐसे प्रैक्टिकली समझ में आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पर। चलिए अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में कितना दिया बेटा, 5 मीटर दिया होगा। यहाँ पे रख दो 5। ठीक, यहाँ पे भी रखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25। यहाँ भी 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी 25। 25 में 25 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 0 बचा। यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये 24 का जब डिवाइड करेंगे तब भी तो 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। भाई किसी भी नंबर्स में अगर कोई भी 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं, जैसे मान लो 1 का दे दिया तो हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है ना बेटा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर 1 में किसी नंबर्स का भाग देते हैं तब इनफाइनाइट यानी कि नॉन डिफाइनाइट, ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो cos 0 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। अच्छा, तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब एक चीज समझो आप ध्यान से, cos थीटा में किसकी वैल्यू 0 होती है, किसकी वैल्यू 0 होती है बताइए, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इन दोनों को देख लो यहाँ पर, देयरफॉर क्या कहा जा सकता है बेटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर्स जब जोड़े जाएंगे कैसे जोड़े जाएंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो पाइथागोरस वाला लगा सकते हैं, यही तो है पाइथागोरस। अरे भाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर कितना होता है, 5 ही तो होता है कि नहीं होता, वही चीज से ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर पहली वाली प्रॉब्लम्स ली आपको समझाने के लिए, एक एक स्टेप सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम। हाँ, तो जब अगली प्रॉब्लम में चलते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट का लिया, अब हम लोग फोर्स का ले रहे हैं। ठीक है ना, सेकेंड वाली प्रॉब्लम ध्यान से देखिए। 2 इक्वल फोर्सेस मतलब उनके मैग्नीट्यूड क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। फोर्सेस है their resultant equal to either, मतलब कहने का क्या हुआ, इक्वल टू either, मतलब दो इक्वल फोर्स दिए हैं, उनका रिजल्टेंट भी जो एक फोर्स है वैल्यू उसी के बराबर आ रहा है। नई बात सुन लें, अरे भाई सीधी सी बात है कि क्या हुआ कि दो फोर्सेस दिए हैं और दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट भी किसी एक फोर्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड, किस एंगल पर दोनों झुके हुए हैं या दोनों फोर्सेस दे आर इंक्लाइंड। इंक्लाइन मतलब उनके बीच का एंगल। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में, ध्यान से समझना इसको। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर हम लोग ध्यान से अगर एक चीज देखा जाए, फार्मूला अपना वही लगना है, फार्मूला एक ही, फार्मूला थोड़ी बदल जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस में दिया है कि अपन जैसे P और Q मारते थे, तो अगर इसमें देखा जाए तो P का मैग्नीट्यूड किसके बराबर मान लिया, F के बराबर मान लिया। भाई फोर्स दिया तो फोर्स मान लिया। अच्छा, Q का मैग्नीट्यूड भी क्या है, F के बराबर है। अच्छा, रिजल्टेंट भी किसके बराबर है, वो भी F के बराबर है, सभी F के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना,
ध्यान से समझना इसको, कैलकुलेशन इसकी भी देखना ध्यान। अच्छा, अब उसी वाली इक्वेशन को लिख लें। आर इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही था। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये हम लोग इसलिए कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में बार बार अंडर रूट ना लिखना पड़े, इधर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सब जगह वैल्यू रख दो उठा के, आर की जगह भी क्या रखेंगे, एफ स्क्वायर, पी की जगह भी एफ स्क्वायर, क्यू की जगह भी एफ स्क्वायर 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। अब इसी को सॉल्व करना है, थीटा निकालना है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर कितना होगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे सोचेंगे इसका जोड़ कितना होगा या एडिशन कितना होगा, तो कई स्टूडेंट इसको बोल देंगे 4f स्क्वायर कॉस थीटा। इसके साथ कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसके साथ कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों को डायरेक्ट अपन नहीं जोड़ सकते, बहुत ही जगह कंफ्यूजन में कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आती हैं। इसमें क्या करेंगे जोड़ने के लिए, 2f स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस थीटा। आ रही बात समझ में कि नहीं आई बेटा, क्या समझ में आई कि इनका 4f स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 2f स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या अपन को भाई, कॉस थीटा निकालना, तो इसको उधर ले जाओ, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2f स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर, यही है। इसको आगे सॉल्व करें, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू f स्क्वायर अपॉन 2f स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1 बाई f स्क्वायर से f स्क्वायर कटेगा। अच्छा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1 को इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्यूशन करना आता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा, cos 60 की वैल्यू क्या होती थी 1/2, लेकिन इसमें आ रहा माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू जो माइनस में होती है वो होती है cos 120 की, किसकी होती है 120 की, ठीक है ना। cos 120 की वैल्यू -1/2, इन दोनों इक्वेशन से ले लो, देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री पर अगर झुके होंगे दोनों कोण, तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आएगा एफ के बराबर आता है, यानी कि किसी भी एक फोर्स के बराबर आएगा। डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए एक लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझना। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट of two forces acting at a point are 10 Newton and 6 Newton respectively। यानी कहने का मतलब कि किसी पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, उनका मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है वो कितना है 10 न्यूटन और मिनिमम कितना है 6 न्यूटन, ठीक है। तो पूछ रहा हूँ फोर्सेस की वैल्यूज क्या होंगी। अब इसमें एक चीज कंफ्यूजन ये आ रहा है कि दो फोर्सेस पूछ रहा है, उनके रिजल्टेंट दिए हुए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दिया है। हमने आपको प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि अगर दो फोर्सेस हैं, कौन से दो फोर्सेस हैं P एंड Q, ठीक है ना। तो अगर मान लें कि पहला फोर्स P है, P की वैल्यू मान लो कि F1 है, सपोज दैट, और Q का मैग्नीट्यूड है F2। क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। अब इनका जो रिजल्टेंट होता था, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता था बेटा,
जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगे थे थीटा की वैल्यू 0। तो मैक्सिमम कितना होता था P प्लस क्यू, और मिनिमम कितना होता था R मिनिमम। मिनिमम रिजल्टेंट क्या था P माइनस क्यू। हमने आपको स्पेशल कंडीशन में पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। यानी कहने का मतलब R मैक्सिमम की वैल्यू 10 न्यूटन है, R मिनिमम की वैल्यू 6 न्यूटन है। तो कहने का मतलब कि F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड का रहा, ठीक है। और F1 माइनस F2 की वैल्यू कितना दिया है 6 न्यूटन। इसमें हम लोगों ने मान लिया कि F1 की वैल्यू F2 से बड़ी, ठीक है बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके F1 F2 नहीं निकाला जा सकता। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते थे ना, दो इक्वेशन सॉल्व करने वाले वही लगाएंगे मैथमेटिक्स। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दे ऐड कर दे। तो जब ऐड करते थे तो क्या कट जाएंगे भाई, F2 कट गए तो कितना बचा 2F1 की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन। आधी बात समझने के लिए आएगा आपको, क्लियर हुआ। पहला फोर्स आ गया 8 न्यूटन। अब F1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग F1 इन इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। अब यहाँ रखेंगे तो F1 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस F2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका मतलब F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 न्यूटन। तो देखो यहाँ पर F2 की वैल्यू भी आ गई 2 न्यूटन आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, दोनों वैल्यू आ गई कितनी आ गई। इसको अपन अगर एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करना चाहें कि जैसे 8 और 2 है, अगर 8 भी इधर लग रहा हो और 2 भी इधर लग रहा हो तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा। सेम डायरेक्शन में पहला वाला केस, फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में कह रहा है कि 8 न्यूटन इधर लग रहा है, भाई बड़ा लेंथ हो जाएगा, और 2 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का देखो डिफरेंस कर देंगे तो कितना आएगा 6 न्यूटन इसी डायरेक्शन में। वही प्रॉपर्टी बेस पे अपन ने क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपको एडिशन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आ जाए। ऐसे प्रॉब्लम तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन अपने को बेसिकली कैसे सॉल्व करना है एडिशन ऑफ वेक्टर उसके बारे में बताया, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एडिशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें बचती हैं, एक बचता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, और दूसरा एक पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट करना। देखो हर जगह हम लोग अभी ग्राफिकली ही चले हैं, कैलकुलेशन वाले भी इसमें चले हैं, लेकिन हमको ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है जिसमें हमको डायरेक्शन भी पता चल जाए और मैग्नीट्यूड भी पता चल जाए, ठीक है। उसको हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि कैसे वेक्टर को लिखा जाए कि हमको उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाए और मैग्नीट्यूड भी पता चल जाए, ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे यूनिट वेक्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।